अस्सलाम वालेकुम बच्चे आज हमने पढ़ना है कूलम लॉ। बेटा कूलम लॉ पढ़ने से पहले ना हमने ये देखना है कि कूलम लॉ फाइंड क्यों हुआ था। बेटा इसका यूज़ क्या है हमने ये देखना है। बच्चे इसके बाद हमने देखना है ये किस सन में ड्राइव हुआ था। बेटा इसके बाद हमने देखना है ये किसने फाइंड किया था। सबसे पहले बच्चे जो मैं बात समझाने लगा हूँ कूलम लॉ यूज़ करने स्टार्ट करने से पहले हम लेट करते हैं। बच्चे फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई चार्ज होता है हमारे पास क्यू चार्ज है। बच्चे एक और दूसरा चार्ज है Q, इसका नाम है Q1। बेटा इसका नाम है Q2। बेटा अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोग को समझा चुका हूँ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों, यूँ कह लें कि अपोजिट चार्जेस हों, तो बच्चे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा अगर दो चार्जेस हैं मगर वो सिमिलर हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है और ये चार्ज है हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, इसका नाम भी रखें Q1, इसका नाम रखें Q2। बच्चे ये एक दूसरे को दूर करेंगे। बेटा जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, इसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। बच्चे जब ये एक दूसरे को दूर करेंगे ना, इसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैग्नेट है या कोई चार्जेस हैं, दो चार्जेस है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बच्चे जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो कोई फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हैं। बेटा जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कोई फोर्स लगा के रिपेल करते हैं। आज से पहले हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था कि दो चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या रिपेल करें तो वो कौन सी फोर्स या कितनी फोर्स लगा के फाइंड करते हैं। आज बेटा हमने फार्मूला ड्राइव करना है कि दो चार्जेस वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, और वो कितनी फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हैं या कितनी फोर्स लगा के रिपेल करते हैं। बच्चे ये फाइंड किया था कूलम ने, साइंटिस्ट का नाम है कूलम। बच्चे जब इसकी डेरिवेशन हुई ना, तो बस ये फाइंड करने के लिए ड्राइव किया गया कि दो चार्जेस जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो वो कितनी फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब फोर्स लगाते हैं तो एक दूसरे को कितनी फोर्स लगा के रिपेल करते हैं। बेटा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। जब इसकी डेरिवेशन हुई थी 1784 में, हमें बताया था कूलम ने कि दो चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हैं और कितनी फोर्स लगा के रिपेल करते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल मैं ये लेट करता हूँ कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का नाम है Q2। बच्चे या तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बेटा ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, ये एक छोटे बच्चों को भी इस बात का पता होता है कि जब बच्चे मैग्नेट के दो टुकड़े लेते हैं ना, तो अगर वो टुकड़े छोटे हों ना, स्मॉल हों, तो उनको आपस में एक दूसरे के करीब करते हैं, तो बच्चे वो कम फोर्स लगा के एक दूसरे को खींचते हैं। बेटा अगर वही मैग्नेट के टुकड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनको एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी जो अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स होती है ना, वो बढ़ जाती है। अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स क्या है, वो बढ़ जाती है। तो बच्चे हमें इस बात का पता चल रहा है कि अगर उन्हीं टुकड़ों पे चार्ज ज़्यादा होगा, बड़े होंगे वो, तो उनकी अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, या रिपेल करने की फ़ोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेटा इस बात का हमें फिर पता चल गया, हम स्टेटमेंट से पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं। अगर तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, अगर चार्जेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, तो बच्चे उनके दरमियान जो फोर्स होगी ना, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, वो भी ज़्यादा होगी। बेटा ये जो बात हमें समझ आ रही है, जिस बात की बच्चा फिज़िक्स नहीं भी पढ़ता तो उसे भी समझ आ रही है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, बच्चे अगर वो चार्जेस की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसकी जो अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स होगी वो भी बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चे ये जो मैं स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिखने लगा हूँ, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनके, पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड के और दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। बेटा एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि जो कूलम लॉ की स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है वो ये बता रहा है अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ती है तो फोर्स भी उनके दरमियान बढ़ती है। वेरी गुड। अब बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, इसको हम लिखने लगे हैं इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा देखिएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब बच्चे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या बेटा ये जो दोनों चार्जेस ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बेटा ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ना, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है, इसको हम लिखने लगे हैं थ्योरी में। ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। ये बच्चे हमें बता रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट, बेटा मेरे साथ बोले, द फोर्स between 2 point is directly proportional किन के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बेटा इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, इसका मैथमेटिकल हम बाद में लिख देते हैं, मैं दोबारा लिख दूंगा। बेटा इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा देखिएगा। बच्चे हमें पता है जब दो चार्जेस, मैं एक ही कैटेगरी यहाँ पे लिख रहा हूँ। बेटा हमें पता है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, इसका नाम है Q1, इसका नाम Q2। बच्चे अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर दिया जाए ना, तो उनको जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होती है ना, वो कम होती है कि ज़्यादा होती है। बेटा वो जो फोर्स होती है ना, जिसे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव कहते हैं, बच्चे वो कम हो जाती है। क्यों? कि दूर होने की वजह से इनका आपस में इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। दूर होने की वजह से आपस में इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो बच्चे मैं लेट करता हूँ कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो और डिस्टेंस, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, और। तो बेटा वो जो फोर्स है ना, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स, बच्चे वो जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है
कि वो जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब बच्चे ये जो है मैं लिख रहा हूँ अब स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा था, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them, them। बेटा यही जो बात है ना मैं मैथमेटिकल फार्मूला लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा था बच्चे उसमें हमने ये बात बोली थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। बच्चे स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा एक को मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1, दूसरी को कह लेता हूँ इक्वेशन 2, और दोबारा लिख रहा हूँ बच्चे हमने एक इक्वेशन ये लिखी थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के। बेटा दूसरी इक्वेशन हमने लिखी थी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 1 कह दिया था, इसको इक्वेशन 2। फिर बेटा हमने बताया था बच्चे फिर दोनों इक्वेशंस को हम करने लगे हैं कंबाइन। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा जब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r²। बच्चे हम मैट्रिक में पढ़ते रहे हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना होता है ना हमने, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो बेटा हम K यूज़ करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट के लिए। तो बच्चे हमने यहाँ पे K लिख के Q1 Q2 ओवर r²। बेटा हमने यहाँ पे बताना है F क्या है, K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है। बच्चे इस बात का एग्जामिनर को भी पता है, आपको भी पता है Q क्या है, यहाँ पे K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है। मगर बेटा ये चीज़ें आपने लिख रही हैं, आपने पेपर ऐसे अटैम्प्ट करना है, पेपर ऐसे हल करना है कि एग्जामिनर को हर चीज़ बतानी है। यूँ आपने फील करना है कि उससे कुछ नहीं पता, आपने ही बताना है, सारा कुछ डिटेल से बताना है। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ K क्या चीज़ है। तो बेटा यहाँ पे K क्या चीज़ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बच्चे यहाँ पे बताएं
आर क्या चीज़ है? आर है बेटा डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। बेटा फिर यहाँ पे बताएं Q क्या चीज़ है? यानी कि Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। बच्चे सेम इसी तरह आपने लिख लेना Q2 क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। अब बेटा हमने देखना है के डिपेंड किस किस पे करता है। तो बच्चे जो के है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बच्चे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे। मीडियम की नेचर का क्या मतलब है? जब हमने दो चार्जेस लिए हुए थे ना, उनके दरमियान जो स्पेस थी ना, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है बेटा, उनके दरमियान स्पेस क्या है। बच्चे जो दो हम चार्जेस लेते हैं उनके अट्रैक्ट करने की या रिपल्सिव फोर्स बेटा डिपेंड करती है कि उनके दरमियान जो मीडियम है उसकी नेचर कैसी है, वो मीडियम कैसा है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे किस पे डिपेंड कर रही है के की वैल्यू? नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, किनका मीडियम? बिटवीन चार्जेस। बेटा फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है? स्पेस। बच्चे फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है k = 1/4 पाई E नॉट या एप्सिलॉन नॉट। बेटा अभी हमें नहीं पता ये E नॉट क्या होता है, ये बस वैल्यू ना यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है हमने। तो जब बेटा ये वाली वैल्यू k की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा F = 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बच्चे यही फार्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे थे, ये फार्मूला हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा हमने बताना है यहाँ पे E नॉट क्या है, इसको मैं रेस करने लगा हूँ। अब नेक्स्ट बताना है मैंने E नॉट क्या है यहाँ पे। बच्चे E नॉट यहाँ पे बेटा इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी फ्री स्पेस के लिए? बच्चे इसकी वैल्यू होगी 8.8 5 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो वैल्यूज़ है, अगर फॉर एग्जांपल हम के की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे?
बच्चे यही वैल्यू के की हम के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, के इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट। तो ई नॉट की जगह बच्चे ये वाली वैल्यू लिख दें, तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बच्चे हमने देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। कूलम लॉ कंप्लीट हो गया। हमने बेटा देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। बेटा लास्ट वाला लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है ना वो लाजमी सुनिएगा, उसमें मैंने इस सारे टॉपिक की समरी बतानी है आप लोगों को, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म बेटा इसकी क्या होगी कूलम लॉ की। बेटा फॉर एग्जांपल ये जो Q2 है और एक है Q1, इसका नाम रख लेते हैं Q1, इसका नाम Q2। बच्चे फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है ना, ये इस पे फोर्स लगाता है Q1 पे, तो बेटा ये इसको अट्रैक्ट करके इस तरफ को लेके चला जाता है, इस तरफ को चला जाता है। तो बच्चे इनके दरमियान फिर जो वेक्टर बनेगा ना, यूनिट वेक्टर जो इनके डायरेक्शन को शो कर रहा है बच्चे, वो बनेगा R21, यानी कि 1 से 2 की तरफ मूव करके जा रहा है। तो बच्चे हम फिर ऐसे कर सकते हैं, ये जो फोर्स लगेगी ये म्यूचुअल फोर्स है। हम बेटा फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो F1 है हमारे पास जो खाली फोर्स है, F21 ये क्या है बेटा, ये है बच्चे फोर्स exerted on charge Q2 by Q1। तो बेटा इसका फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हम बच्चे वही फार्मूला लिखेंगे सेम उसी तरह जो हमें फार्मूला आता है, F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बेटा हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 1 और यहाँ पे मूविंग जो वेक्टर है वो लिख देंगे 2 1। क्लियर हो गया बच्चे। बच्चे अगर यही फोर्स चेंज कर दी जाए, अब 1 2 की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो फिर बेटा हमने क्या करना है, फिर हमने इसको चेंज कर देना है। नेक्स्ट वन, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह लें, चूँकि हम 1 2 यूज़ कर सके हैं। नेक्स्ट बच्चे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने रेस करना है बच्चे। अब 1 2 का क्या मतलब है, फोर्स एक्सर्टेड होने Q1 बाई Q2। अब बेटा हम इसके डायग्राम बनाएंगे तो यूं करेंगे, ये 2 Q2 Q1, इसकी मूवमेंट इस तरफ को बेटा हमने यहाँ पे बताना है कि इनका वेक्टर फिर क्या होगा, R1 2, इनका वेक्टर क्या होगा R1 2।
ठीक है बेटा, ये वही फार्मूला दोबारा यूज़ कर रहे हैं हम। बस यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 2 और 1 2, इसको कह लें इक्वेशन 4। बच्चे नेक्स्ट हमने क्या करना है, बेटा हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है, फिगर से भी पता चल रहा है, मैंने रेज कर दिया है कि जो वेक्टर थे ना दोनों के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था मैग्नीट्यूड का वो था सेम, बट अपोजिट डायरेक्शन से में थे। तो बेटा फ्रॉम यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 1 इज इक्वल टू 2 1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल थे मगर क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, मगर क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। बच्चे दोनों फोर्स के फार्मूले में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे भी लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाला लिख लेता हूँ, F 2 1 इक्वल टू 1/4 पाई E naught Q1 Q2 over R square और 2 1। बच्चे R21 यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस R यूनिट वेक्टर 2 1 से। तो बेटा वो माइनस आ जाएगा स्टार्ट पे, जब वो माइनस आ जाएगा शुरू पे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस, ये सारा कंबाइन करके लिख रहा हूँ, 1/4 पाई E naught Q1 Q2 over R square इंटू और 1 2। इक्वेशन 4 थी बेटा जो, उससे हमें ये पता चल रहा था ये किसके इक्वल है। तो बच्चे ये सारा फार्मूला इक्वल हो गया 2 1 इक्वल टू F12। बेटा हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा था कि दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चे हम फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन का इंडिकेटर शो करना हो ना तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा। बच्चे यहाँ से हमें एक बात की समझ आती है कि ये जो हमारे पास कूलम लॉ है ना, ये थर्ड लॉ किसका, फोर्स का, यानी कि लॉ ऑफ मोशन है ना, जो मोशन का ये थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताता था, वो भी ये बताता था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी बच्चे Q1 की Q2 पे लगाई गई फोर्स और Q2 की Q1 पे लगाई गई फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप लास्ट पे ये लिख सकते हैं द कूलम लॉ इज द फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। समझ आ गई बेटा। बच्चे एक पार्ट इसका रह गया है, अब वो करने लगे हैं कि फॉर एग्जांपल हम दरमियान में अगर मीडियम रख दें, पहले था स्पेस, पहले कुछ भी नहीं था दरमियान में, तो बेटा हम अगर दरमियान में मीडियम रख देते हैं तो फिर कूलम फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ द मीडियम। यहाँ मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इफेक्ट ऑफ द मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स।
ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंटर। बेटा ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला बच्चे, वेक्टर फॉर्म वाला नहीं है, ठीक है बच्चे। ये क्या चीज़ है ई नॉट? ये होती है कि हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए, एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। बेटा अगर ये अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, जिस फोर्स से करें, वो जो फोर्स है वो इस मीडियम पे डिपेंड करती है। तो बच्चे ये था फॉर फ्री स्पेस, आपने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं रखा हुआ। तो बच्चे अगर हम इनके दरमियान कोई चीज़ रख देते हैं, अब मुझे ये बताएं ये वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? ये बढ़ेगी। कैसे? ई नॉट को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो दरमियान में ये था मीडियम की वैल्यू वो बढ़ी के कम हुई? वो बढ़ गई बेटा। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और बढ़ जाएगी। बच्चे जब हमने दरमियान में रखा मीडियम, दोनों के दरमियान क्या रखा? मीडियम रखा। तो हम बेटा लेट करते हैं कि जो ई नॉट के साथ जो मीडियम रखा है ना, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? उसकी ई आर थी। अब ये फैक्टर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि पहले मीडियम नहीं था, पहले स्पेस थी, क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए था। अब ये मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये फैक्टर बढ़ा दिया। जब बच्चे ये फैक्टर बढ़ा दिया तो इसका मतलब है दरमियान में हमने मीडियम रख दिया। तो बच्चे इसको मैं लिखने लगा हूँ। अब जब दरमियान में मीडियम रखा ना हमने, तो फिर एफ डैश लिख दिया। जब दरमियान में मीडियम रखा तो एफ डैश लिख दिया। तो बेटा 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो रेड कलर का फैक्टर आपको शो हो रहा है बच्चे, ये हमें ये बता रहा है कि दरमियान में मीडियम रखा हुआ था। अब जब हमने मीडियम रख दिया तो हमने नाम भी चेंज कर लिया। तो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/ER कॉमन 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बेटा आपने मुझे ये बताना है कि ये किसके इक्वल है? ये वाला फैक्टर मैंने स्टार्ट पे लिखा हुआ, ये सिंपल एफ के इक्वल है। सिंपल एफ मीन जब दरमियान में हमने मीडियम नहीं था रखा हुआ, ठीक है बच्चे, जब दरमियान में मीडियम नहीं था रखा हुआ। बेटा जैसे ही हमने मीडियम रख दिया, इसका हमने नाम भी चेंज कर दिया फोर्स का, इसको एफ डैश कह दिया हमने, एफ प्राइम कह दिया। अब बच्चे जब दरमियान में हमने मीडियम रख लिया ना, तो ई आर को कॉमन निकाल लिया। जब बेटा ई आर को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? अंदर हमारे पास बच गया सिंपल एफ। फिर इसकी जगह अगर मैं ये वाला एफ लिख दूँ तो फिर बच जाएगा हमारे पास एफ डैश इक्वल टू 1/ERF। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से मैं रेज करने लगा हूँ। ये फार्मूला नहीं भूलना, एक दफ़ा दोबारा इसको यूज़ करना है हमने। बच्चे लास्ट वाला जो फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एफ डैश इक्वल टू 1/ER सिंपल एफ। बच्चे हमने ई आर की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो कि जो दरमियान में हमने मीडियम रखा था उसकी वैल्यू क्या है, तो बेटा हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम। बच्चे इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, एफ इक्वल टू ई आर एफ प्राइम। तो बेटा हमें ये क्या शो कर रहा है कि ये जो फोर्स थी ये ज़्यादा थी, जब दरमियान में मीडियम रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब दरमियान में हमने मीडियम रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रिलेटिविटी और परमिटिविटी का फार्मूला भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। बच्चे ये फैक्टर शो कर रहा है कि जब फोर्स हो जाएगी दरमियान में और मीडियम दरमियान में होगा तो फोर्स क्या होगी? कम हो जाएगी। उनकी अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। उनका इफेक्ट आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
बच्चे यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, समझ आ गई? बेटा एक दफ़ा मैं रिव्यू देने लगा हूँ कुल का, तवज्जो से सुनिएगा। हमने इस टॉपिक में किया क्या है, 2 मिनट का ये लाजमी सुन लें, सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। बच्चे हमने क्या किया इस टॉपिक में, हमने सबसे पहले एक फार्मूला बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के। बेटा फिर दूसरी इक्वेशन हमने लिखी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² के। बच्चे इन दोनों को हमने किया कंबाइन, जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आ गया Q1 Q2 और R²। बेटा फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया था कि Q1 Q2 ओवर R²। बच्चे फिर नेक्स्ट हमने K की वैल्यू पुट की थी 1/4 पाई E0। फिर बेटा E0 की वैल्यू क्या है और K की वैल्यू क्या है वो लिखने के बाद हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। वन ओवर 4 पाई E0 Q1 Q2 ओवर R²। नेक्स्ट बच्चे हमने 2 फार्मूले लिखे जो वेक्टर फॉर्म थे, इसी फार्मूले को दोबारा लिख रहे हैं हम। एक का मतलब चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, एक का मतलब चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे 2 1 लिख के यूनिट वेक्टर डाल दिया 2 1 वाला। फिर बेटा हमने सेम इसी तरह किया 1 2 लिख के यही फार्मूला दोबारा E0 Q1 Q2 ओवर R² 1 2। लास्ट में बेटा हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू पुट करने के बाद ये फाइंड किया था कि जो फोर्स होती है ना हमारी वो ग्रेटर देन है व्हेन मीडियम प्लेस्ड बिटवीन देम। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।